जय हिंद। मैं गौरव शर्मा आपका यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो एक कंप्लीट डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस रहेगा बैंकिंग स्टॉक के ऊपर, और वो बैंकिंग स्टॉक है यस बैंक। तो यस बैंक के ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें फ्रेंड्स ये हम डिसाइड करेंगे कि क्या आपको इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं, और अगर आपको बाई करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए फ्रेंड। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा, जिसको कंज्यूम करने के बाद फ्रेंड्स आप ज़रूर इतना तो डिसाइड कर पाओगे कि क्यों और कैसे बैंकिंग स्टॉक को हमें सेलेक्ट करना चाहिए, और उसमें क्या क्या क्राइटेरियाज है जो हमें देखना चाहिए कोई भी बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। तो यस बैंक की फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, और ये यस बैंक के ऊपर मैंने करीबन साल भर पहले भी वीडियो बनाया था, जब स्टॉक का एफपीओ निकला था 12 रुपये से 13 रुपये के भाव पे, और तब से लेके फ्रेंड्स एक स्टॉक थोड़ा तो गया एक बार 15-17 रुपये के आसपास, और फिर वो एक ही रेंज में ऊपर नीचे कर रहा है। और उस टाइम भी मैंने फ्रेंड्स बोला था यस बैंक में पैसा नहीं लगाने के लिए, और जिन्होंने नहीं लगाएगा तो वो अपने पैसे को एक जगह पार्क करने से बच गएंगे। और फ्रेंड्स उसके पीछे भी रीज़न था कि क्यों नहीं लगाना चाहिए यस बैंक के ऊपर पैसा। और आज वीडियो अगर बना रहा हो तो इस वीडियो में वापस एक फ्रेश वीडियो फ्रेंड्स, इसमें हम ये देखेंगे क्या हमें फ्यूचर में इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो उस टाइम भी फ्रेंड्स अपना ये देखोगे तो यस बैंक एक ही जगह ऊपर नीचे कर रहा है, और इन्वेस्टर को एकदम भी रिटर्न कमा के नहीं दिया। एफपीओ निकला था 13 रुपये के भाव, और अभी भी स्टॉक वहीं पे चल रहा है, कभी 14 जाता है, 15 जाता है, फिर उसी रेंज पे आ जाता है। तो ये ना तो ठीक से हिल रहा है, और इसीलिए इन्वेस्टर को भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एकदम डिटेल्ड में जाएंगे कि क्यों हमें यस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमें यस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स एक चीज़ आपको समझना है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप अगर रिसर्च करके कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशन जो है वो हमेशा बेस्ड होना चाहिए रिसर्च एंड स्टडी के ऊपर, और इस एक्सपेक्टेशन बेस्ड होना चाहिए रिसर्च एंड स्टडी के ऊपर, और आपका प्रिंसिपल का सेफ्टी और एक सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न, यही एक डेफिनेशन होता है एक इन्वेस्टमेंट का। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप रिसर्च और वो स्टडी के ऊपर बेस हो, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक गैम्बलिंग और एक स्पेकुलेशन पे कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, जबकि उसको कोई लॉजिकल रीज़न सपोर्ट नहीं कर रहा। तो बिना कोई लॉजिकल रीज़न के सपोर्ट किए अगर आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा, वो फिर सिर्फ एक स्पेकुलेशन रह जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है कि वो आपकी सेफ्टी, आपकी कैपिटल की सेफ्टी की गारंटी तो नहीं बोल सकते, बट आपके प्रिंसिपल अमाउंट को बचाना ये इन्वेस्टमेंट का सबसे प्रायोरिटी रहता है। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और वो तभी हो पाएगा जब आप एक स्टॉक में तभी लगाओगे पैसा जब आपको लगेगा कि नहीं एक्चुअल में इस स्टॉक का वैल्यू 100 रुपीज़ का है फॉर एग्जांपल, और आपको अभी ये 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ में मिल रहा है, मतलब अंडर वैल्यूड मिल रहा है, अंडर वैल्यू मिल रहा है, और अंडर वैल्यूड स्टॉक मिल रहा है, तब आप उसमें लगा रहे हो पैसा। तो ये आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी देता है, जहाँ पे आप पैसा मतलब जो अगर थोड़ा सा भी मार्केट में शॉर्ट टर्म में भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव भी आता है, तब भी आपके कैपिटल को सेफ रखेगा अगर आप एक अच्छी कंपनी में पैसा लगाओगे। अब आइए फ्रेंड्स आगे हम इस वीडियो में समझते हैं कि यस बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखो तो चलो ये जो यस बैंक अभी 33,473 करोड़ की कंपनी है, इसका मार्केट कैप मतलब 33,473 करोड़। अब हम कैशा रेशियो की बात कर लेते हैं, जो यस बैंक का कैशा रेशियो है 26% का, मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो 26% का है, जो बहुत ही कम है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि बैंक को जो सबसे ज़्यादा रेशियो बैंक का होना चाहिए एटलीस्ट फ्रेंड्स, जो अगर हम दूसरे बैंकों से कंपेयर करें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, तो 35 से लेके 40% एटलीस्ट कैशा रेशियो होना चाहिए। यहीं अगर आप एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसी बैंक या अदर्स बैंकों का देखोगे तो उनका कैशा रेशियो बहुत अच्छा है। कैशा रेशियो क्या होता है? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट
कैशा का फुल फॉर्म है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो ये वो दो अकाउंट है जहां से बैंक को पैसा मिलता है एकदम कम इंटरेस्ट पे, क्योंकि करंट अकाउंट पे बैंक को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता और सेविंग अकाउंट पे बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो कम इंटरेस्ट अगर बैंक को पे करना पड़ेगा तो उससे क्या होगा, बैंक को पैसा कम ब्याज दरों पे मिलेगा और बैंक मार्केट में एक सस्ते रेट पे कस्टमर को भी लोन दे के अट्रैक्ट कर सकेगा। फॉर एग्जांपल अगर बैंक को, मान लीजिए बैंक की कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी 3.5 से 4% होती है, तो बैंक क्या है, होम लोन भी दे सकता है 7% 8% तक, और फिर पर्सनल लोन तो देगा ही 12% 13% 15% डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर्स और जैसा स्कोर रहता है उनका। तो बट अगर बैंक की कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी 8-9% पड़ जाती है, मतलब कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी क्या होता है, मतलब बैंक अगर जो बैंक पैसा उठा रहा है बाजार से, चाहे वो सेविंग अकाउंट से, फिक्स डिपॉजिट से और करंट अकाउंट से, इन सब को मिला के जो एक हर अकाउंट पे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जैसे सेविंग पे मान लीजिए 2% 4% करता है इंटरेस्ट पे, करंट अकाउंट पे कुछ नहीं पेमेंट करता है इंटरेस्ट, फिर फिक्स डिपॉजिट पे मान लीजिए 5% 6%, रेकरिंग पे भी मान लीजिए 5-6%। तो इन सब अकाउंट का मिला के जो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो बैंक को पे करना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी जिसे बोलते हैं, तो वो जितनी कम होगी उतना ज़्यादा ब्याज दरों पे बैंक जो है लोन दे पाएगा, और या अपने कस्टमर को एक अफोर्डेबल लोन दे पाएगा। वो तभी मुमकिन है जब बैंक को वो पैसा कम, बैंक की जो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी वो कम आ रही हो। तो यहाँ कैसा रेशियो बहुत कम है, 26% का, मतलब अगर बैंक पे 100 रुपये का डिपॉजिट आ रहा है तो 26 रुपये जो है वो सिर्फ करंट और सेविंग अकाउंट से आ रहा है। तो ये एक अच्छा नंबर नहीं है। फिर सेकंड चीज़ फ्रेंड्स, अगर और हम डिटेल्ड में अब जाए यहाँ, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आरओई की तो बात नहीं करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी वो -67% है और आरओई जो है वो भी। तो अब नेट एनपीए आपको पता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब वो पैसा जो बैंक का अब डूब चुका है। नेट एनपीए मतलब एक होता है ग्रॉस एनपीए जो मतलब डूब सकता है, और नेट एनपीए मतलब जो डूब गया है, अब वो बैंक उसको अपने बैलेंस शीट में एज अ लॉस दिखा चुका है जो पैसा। तो इधर पे नेट एनपीए देखो 5% का, इसका मतलब ये हुआ कि यस बैंक अगर 100 रुपये का लोन देता है मार्केट में, मतलब 100 रुपये उधार देता है मार्केट में, तो उसमें से 5 रुपये 3 पैसे 5 रुपीज़ 3 पैसा यस बैंक डुबा देता है। अब यहाँ देखेंगे जो बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 3% का। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर बैंक 100 रुपये उधार देता है, जैसे आपका बिजनेस है तो बैंकिंग बिजनेस, फॉर एग्जांपल आप पकड़ लीजिए आपका बैंकिंग बिजनेस है एज एन एजम्पशन, और तो आपने मान लीजिए 100 रुपये का लोन दिया, तो आप उस पर 100 रुपये के लोन पे आप कमाते कितना हो, तो कमाते हो आप 3 रुपये। तो 3 रुपये कमा रहे हो, मतलब यस बैंक 3 रुपये कमा रही है 100 रुपये के लोन पे, और वो डुबा कितना दे रही है रुपया, 5 रुपये डुबा दे रही। तो मतलब हर 100 रुपये के लोन पे बैंक को 2 रुपये का नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि बैंक का जो लोन बुक है वो अच्छा नहीं होने के वजह से, मतलब कुछ एक ऐसा बड़ा बड़ा लोन भी हो सकता है बैंकों ने दिया, या कुछ ऐसा बैंक का जो क्रेडिट असेसमेंट या कुछ भी आप बोल दो, मतलब बैंक का जो लोन देने का प्रक्रिया है उसके अंदर बैंक पैसा ज़्यादा डुबा रही है, उसके वजह से नेट एनपीए बहुत ज़्यादा है। यहीं अगर आप एचडीएफसी बैंक का नेट एनपीए देखोगे तो वो 0.36 का है, मतलब 100 रुपये के लोन पे 36 पैसा बैंक जो है बैंक का डूब जाता है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है एचडीएफसी बैंक का, 4.5%, मतलब 100 रुपये के लोन पे यस बैंक कमाती है 4.5 रुपये, मतलब 4.5 रुपीज़ अर्न करती है, और उसमें से मतलब कितना एनपीए हो जाता है, मतलब कितना डूब जाता है, वो है 36 पैसा। तो तब देखते हो यहाँ बैंक अभी भी 4 रुपये पर 100 रुपये के लोन पे 4 रुपये अभी भी प्रॉफिट करी, और वो एक बहुत अच्छा नंबर होता है बैंकिंग स्टॉक के लिए। अब CAR रेशियो भी अगर आप देखो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो एक नॉर्मल बेंचमार्क है, आरबीआई का सेट है कि 12% तो एटलीस्ट मेंटेन करना ही होगा, 12 से 13% बैंकों को, और उसके भी नीचे चल रहा है ये आपका यस बैंक, मतलब 8.5% का CAR है,
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मतलब ये वो रेशियो बैंक को एटलीस्ट 12% से ऊपर मेंटेन रखना चाहिए। तो बैंक का इससे पता चलता है कि बैंक एक हेल्दी कंडीशन में, एक नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में है और बैंक लोन दे सकता है। और इसी वजह से अब आगे हम बात करेंगे बैंक की ग्रोथ की बात, तो यहां कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी देखोगे, कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी भी बैंक की करीबन 9% के आसपास है। जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था वीडियो में पहले कि कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, अगर बैंक का कैशा रेशियो ज़्यादा होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का, तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। बट बैंक का कैशा रेशियो कम होने की वजह से बैंक को जो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी है वो ज़्यादा हो पड़ रही है, क्योंकि बैंक को जो पैसा मिल रहा है उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। और कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी जब जब ज़्यादा होती है तब बैंक जो है मतलब बैंक का इनकम ऑटोमेटिकली कम होता है, मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो जाता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है फ्रेंड्स, सिंपल है। फॉर एग्जांपल 100 रुपये का लोन, जैसे मान लीजिए आपको 8.5 रुपये पर पड़ रहा है, मतलब अगर बैंक में 100 रुपये डिपॉजिट आ रहा है तो वो बैंक को उसके बदले 9 रुपये इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। वो हो गया बैंक के लिए कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी। और बैंक को बाजार से मान लीजिए मिल रहा है 12%, मतलब बैंक जो लोन दे रहा है बाजार में 100 रुपये, तो उस पर एवरेज 12% बैंक को मिल रहा है। तो 9% बैंक को 100 रुपये पे इंटरेस्ट पे करना पड़ जा रहा है और बैंक को बाजार से मिल रहा है 12%, तो बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना हुआ, 9 - 12, तो 3%, मतलब 3% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो गया। तो ये एग्जांपल है। तो यही अगर बैंक का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी कम होता तो बैंक, अब वो कैसे हो पाएगा, बैंक यस बैंक पे जब जो डिपॉजिटर है उनको कॉन्फिडेंस आएगा तभी वो पैसा ज़्यादा जमा करेंगे यस बैंक में, और जमा करेंगे तभी यस बैंक पे कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी हमें कम देखने मिलेगा। अब एडवांस ग्रोथ की बात कर लूँ अगर फ्रेंड्स मैं, तो -29%, मतलब लास्ट ईयर अगर बैंक ने 100 रुपये का लोन दिया तो इस ईयर -29%, मतलब इस ईयर बैंक ने 69 रुपीज़ का लोन दिया। मतलब लास्ट ईयर अगर 100 रुपये का लोन दिया फॉर एग्जाम्पल, तो इस ईयर 69 रुपीज़ का लोन दिया। तो मतलब लोन बुक में भी डिक्लाइन देखने मिला, और वो इसीलिए बिकॉज बैंक लॉस किया था और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी खराब है उस वजह से। तो अगर अब मैं बैंक का नॉर्मल प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आपको दिखाऊं, या तो नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा है 2016 में, 2017, 2018, 2019, 2000 यहाँ देखोगे तो 2500 करोड़ का, फिर उसके बाद 3300, फिर 4200, फिर 1700। बट 2020 में एक बार में 16,418 करोड़। मतलब बैंक ने जितना ये 4 सालों में कमाया नहीं, 2016 से लेके 2019 तक, उतना जब बैंक का ये मतलब जो सारा डिस्क्लोज हुआ जो भी चीज़ है, तो बैंक ने एक बार में वो अमाउंट लॉस कर दिया। तो फ्रेंड इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अभी यस बैंक में हमें इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। इस ऐसे ही स्थिति में आपको बैंक में पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप लगाते हो तो कंप्लीट कट जो है गैम्बलिंग होता है। अगर आप वो कर रहे हो तभी आप इसमें पैसा लगाओ। अगर मैं इसका चार्ट भी देख लूँ तो चार्ट भी एकदम फ्लैट है, यहाँ पे कोई भी हमें ऐसा संकेत नहीं है, पूरा डाउन ट्रेंड में है। और जो चीप स्टॉक है, तो इट डजेंट मीन कि चीप कैन नॉट गेट, जो चीप स्टॉक है वो और ज़्यादा चीपर हो सकता है, तो आपको उससे बचना है। तो सस्ता और सस्ता हो सकता है और महंगा और महंगा हो सकता है। तो इससे बढ़िया फ्रेंड्स हमेशा फोकस करें। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है कि प्राइस विथ क्वालिटी स्टॉक, मतलब प्राइस और क्वालिटी, ये दो चीज पे फोकस करता है एक इन्वेस्टर। तो ये दो चीज पे आपको हमेशा फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ प्राइस पे बट उसके संग क्वालिटी भी, कि आपको मिल क्या रहा है। अगर प्राइस सस्ता मिल रहा है बट क्वालिटी चीप मिल रही है तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। तो अभी भी आपको यस बैंक में नहीं लगाना चाहिए जब तक इस पर कोई चीज़ मतलब जब तक ये इम्प्रूवमेंट नहीं करता। क्या हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट कर लेगा तो ये 20-22 के भाव पे चल जाएगा, उसके बाद आपको लेना पड़ेगा। बट एक बार इम्प्रूवमेंट होने के बाद अगर आप लोगे तो पिक्चर क्लियर रहेगा। और अभी लोगे तो इट्स जस्ट ब्लैक हॉर्स पे पैसा लगाना। और अगर आपको ब्लैक हॉर्स पे लगाना है फ्रेंड्स तो इट्स लाइक अ गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग में उतना ही पैसा लगाना है जितना आप एग्जाम्पल लॉटरी टिकट खरीदने जितना लगाते हो। तो लॉटरी टिकट खरीदते टाइम आप पूरी अपनी 1 मंथ की इनकम, चाहे वो आपका बिजनेस इनकम या जो भी सैलरी इनकम हो, वो आप नहीं लगा देते, एक फिक्स्ड अमाउंट लगाते हो जिससे आपको असर ना पड़े कुछ भी। तो उस तरह का अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हो। बट अभी भी यस बैंक इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं सजेस्टेड है जब तक इसमें ठीक नहीं होता, नॉर्मलसी नहीं आती फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस कंटिन्यूसली लाता रहूं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।